नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में रीट के बारे में बताया। रीट के बारे में भाषा के बारे में हम चल रहे हैं। रीट में जो भाषा का टॉपिक है, भाषा में हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में मैंने आपको स्वर व्यंजनों के बारे में बताया। मैंने आपको बेसिक में सामान्य स्वर व्यंजनों के बारे में बताया। फिर मैंने आपको पाणिनि के अनुसार स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया। स्वर और व्यंजनों की जो संख्या है उसके बारे में बताया। प्रश्न कैसे आता है, कैसे नहीं आता, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं और मैंने आपको संयुक्त व्यंजनों के बारे में यहाँ पर बताया। संयुक्त व्यंजनों के बताने के बाद एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि व्यंजन हमेशा आगे होता है और स्वर हमेशा पीछे होता है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। अभी स्वर व्यंजनों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी और है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि व्यंजन हमेशा आगे होता है और स्वर हमेशा पीछे होता है। स्वर हमेशा व्यंजन में जाकर के और मिल जाता है। इसकी स्थिति इस प्रकार से होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये शुद्ध व्यंजन है क, ये शुद्ध व्यंजन है और इसको हम लोग संस्कृत में पूरा लिख करके इसमें हलंत लगा देते हैं, तो ये भी व्यंजन ही है। ये भी व्यंजन ही है और व्यंजन हमेशा आगे होते हैं। जब इसमें हमने स्वर मिलाया तो इसमें क पूरा हो जाता है, क पूरा हो जाता है। अब देखो दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से लिखा तो क बना। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि देखो अ और अ में अगर क मिलाएंगे व्यंजन आधा, तो भी क्या क बनेगा? क्या क बनेगा? ये सही है? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, ये उल्टा हो गया। इसमें व्यंजन कभी भी स्वर में नहीं मिलता है और ना ही स्वर कभी भी पीछे की तरफ जाता है। स्वर हमेशा आगे की तरफ लेफ्ट में ही जाता है। ये जो मैंने आपको बताई है कि व्यंजन में स्वर मिलता है, स्वर में व्यंजन कभी भी जाकर के नहीं मिलेगा और ना ही स्वर कभी भी व्यंजन में पीछे की तरफ जाएगा। इसलिए ये क्या बनेगा? ये संस्कृत में ऐसे बन जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, इस बात को ध्यान रखिए सर दोस्तों। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि व्यंजन में जब स्वर मिलता है तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है? दोनों को मिलाने से अक्षर बनता है। अक्षर को हम वर्ण भी कह देते हैं। अक्षर को हम वर्ण भी कह देते हैं। एक या एक से अधिक अक्षर या वर्ण आपस में मिलकर के दोस्तों शब्द बन जाता है। एक से अधिक शब्दों को जब दोस्तों मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। एक से अधिक वाक्यों को हम जब मिलाते हैं तो एक से अधिक वाक्यों को मिलाते हैं तो गद्यांश बनता है दोस्तों। गद्यांश कहते हैं पैराग्राफ को, या फिर पद्यांश भी कह सकते हैं, पद्यांश या गद्यांश। और एक से अधिक गद्यांशों को मिलाते हैं तो गद्य बनता है, एक से अधिक पद्यांशों को मिलाते हैं तो पद्य बनता है। और दोस्तों जब गद्य और पद्य दोनों को मिलाते हैं तो पाठ बनता है। दोस्तों क्या बनता है? पाठ बनता है। और एक से अधिक पाठों को मिलाते हैं तो पुस्तक बनती है, और एक से अधिक पुस्तकों को मिलाते हैं तो पुस्तकालय बनता है। और दोस्तों अगर एक से अधिक पुस्तकालयों को मिलाएंगे तो संग्रहालय बनता है। संग्रहालय तक की स्थिति, संग्रहालय कहते हैं म्यूजियम को, म्यूजियम तक की स्थिति यानी कि संग्रहालय तक की स्थिति जो है वो किससे बनती है? व्यंजन और स्वरों से बनती है। तो सबसे पहले हमें स्वर और व्यंजनों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले व्यंजन और स्वरों के बारे में ही बताया था। हम आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा और कि देखो बचपन में आपने 12 खड़ी पढ़ी होगी दोस्तों। पहले के समय में स्कूलों में 12 खड़ी पढ़ाई जाती थी। क, का, छोटी की, बड़ी की, छोटा को, ऐसे करके 12 खड़ी पढ़ाई जाती थी एक ज्ञानी तक। आजकल वो स्कूलों में बहुत कम कर दी गई है। अभी हम यहाँ पर देखो 12 खड़ी देखते हैं। और क, देखो दोस्तों ये व्यंजन है, व्यंजन में हमने स्वर लगाया अ तो क्या बना? क। आ लगाया तो क्या बनेगा? का। और अगर हमने इसमें छोटी की मात्रा लगाई तो दोस्तों क्या बनेगा? की। बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बनता है? बड़ी की। छोटा ऊ लगाया तो क्या बनेगा? ऊ। और बड़ा ऊ लगाया तो दोस्तों क्या बनेगा? ऊ। री लगाई हमने छोटी वाली, इस पे विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका बनता है क्री। और अगर हमने बड़ी वाली री लगाई तो दोस्तों डबल राउंड क्री। अभी आप कहोगे ये भी क्री है, ये भी क्री है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क
दोस्तों, संस्कृत में एक एक बात का फर्क पड़ता है। ये क्री जो है संस्कृत में एक धातु के रूप में अगर हम इसको लें और इसको भी अगर हम धातु के रूप में लें तो इस क्री का अर्थ क्या होता है? करना, और इस क्री का अर्थ क्या होता है? बिखेरना। देखो दोस्तों कितना अंतर हो गया। इस क्री का अर्थ करना और इस क्री का अर्थ क्या होता है? बिखेरना। अभी देखो दोस्तों हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे, नीचे ज़्यादा चला जाएगा इसलिए मैं साइड में यहाँ लिखता हूँ। देखो दोस्तों, अब उसके बाद में अगर हमने क में अगर क्या लगाया ए, तो क्या बनेगा दोस्तों? के। अगर हमने के की जगह आई लगाया, ए की जगह आई लगाया स्वर, तो क्या बनेगा? कई। दोस्तों इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना कि इस ए की एक मात्रा होती है और इस कई की दो मात्राएं होती हैं। इस बात में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये दो बातें, एक तो के और कई वाली और एक क्री और क्री वाली, इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने अगर क में ओ लगाया स्वर तो क्या बनेगा? को। और ऐसे ही अगर हमने स्वर लगाया औ तो क्या बनेगा? कौ। ये आपके सारे स्वर हो गए कितने? 12। एक स्वर बच गया दोस्तों, कौन सा? द्री बच गया। द्री। द्री का जो प्रयोग है वो वैदिक संस्कृत में होता है, इसीलिए इसको हम वैदिक स्वर कहते हैं, या फिर ये वेद में काम आता है, या इसको हम वैदिक स्वर कहते हैं, या ये वेद में काम आता है। वेद में काम में आने के कारण ही इसको वैदिक स्वर कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों देखो, ये आपको मैंने सारे के सारे 13 स्वरों के बारे में जानकारी दी, और ये आपके स्वर और व्यंजनों से संबंधित जो बेसिक ज्ञान था वो सारा कंप्लीट है मेरी तरफ से। आपको अब आगे और थोड़ा सा बताता हूँ, और किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी सज्जन को, अगर किसी को भी अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स के अलावा आप मेरे को कॉन्टैक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप फ़ोन पर भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, घर आकर के भी मिल सकते हैं। अभी देखो, हम इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास, ये जो वर्ण विन्यास है इसको अच्छी तरह से समझिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर टीचर इसको पढ़ाते नहीं हैं। हिंदी में भी इस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सरल है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। क्या है देखो, वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? व्यंजन और स्वर का पृथक्करण, और स्वर का पृथक्करण, पृथक्करण को अलग अलग करना, व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना, ये क्या कहलाता है? वर्ण विन्यास कहलाता है। इस बात को विशेष रूप से अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर वर्ण विन्यास आपको अच्छी तरह से आता है तो दो टॉपिक्स ऐसे हैं, दो बिंदु ऐसे हैं, एक तो संधि का और एक छंद का। इन दोनों में आपको बहुत सरलता हो जाती है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपको वर्ण विन्यास वाला टॉपिक अच्छे से आता है तो देखिए, वर्ण विन्यास में हम क्या करते हैं? व्यंजन और स्वर को अलग अलग कर देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय में क्या क्या आ रहा है? वर्ण विन्यास क्या है इसका? तो इसमें हम छ को निकालें तो सबसे पहले क्या होगा? क, फिर उसके बाद में क्या आएगा? स, फिर उसके बाद में क्या आएगा? आ। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले अब यहाँ क्या आएगा? ई आएगी या और कुछ आएगा? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमेशा स्वर हमेशा पीछे होता है, ना कि आगे होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ लोग इसको ई मानते हैं कि वो गलत है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, स्वर हमेशा पीछे होता है, स्वर हमेशा बाद में आता है और व्यंजन हमेशा आगे आता है। तो इसमें सबसे पहले त्र आ रहा है, तो त्र में क्या आता है? त, र और अ, त, र और ई। त्रि आ रहा है तो त्रि में त आएगा, र आएगा, फिर ई आएगा, स्वर आएगा। उसके बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? देखो यह आ रहा है, यह के बाद में क्या आएगा? ये दोस्तों वर्ण विन्यास कहलाता है। ये दोस्तों क्या कहलाता है? वर्ण विन्यास कहलाता है। अब इस वर्ण विन्यास में कठिन से कठिन शब्द भी हो सकते हैं और सरल से सरल भी हो सकते हैं। तो देखो, दो शब्द और मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है कर्म और एक होता है क्रम। इस बात को भी अच्छी तरह से समझें। कर्म जो आ रहा है, कर्म में क्या आ रहा है? क, अ,
उसके बाद में जो ऊपर रे की मात्रा चली हुई है आधा है वो यहाँ दो अक्षरों के बीच में आएगा। और म और अ, इस बात को ध्यान रखना, ये जो आधा रे है इसको अगर आप और अच्छी तरह से जाने तो ये रेफ कहलाता है। क्या कहलाता है? रेफ। संस्कृत में इसको रेफ कहते हैं। और एक परिभाषा आती है, जल तुम्बी का न्याय रेफशोर्ध्वम्। जिस प्रकार से जल में तुम्बी नाम का कोई फल अगर उसमें डाला जाए तो उसको जितना नीचे प्रेस करेंगे पानी में उतना ही वो प्रतिक्रिया करके ऊपर की ओर आता है। तो ये रेफ जो होता है दो पूर्ण अक्षरों के बीच में होने की वजह से ये आधा र ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं रेफ। अब देखो दोस्तों, ये क्रम लिखा हुआ है, क्रम में क्या आता है? क, र और अ। इस बात को ध्यान दें, यहाँ पर क्या आया था? क, अ, र आया था, और यहाँ क्या है? क, र और अ, क्रम हो जाएगा, म और अ। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। ये चीज समझ में अगर आ गई वर्ण विन्यास वाली, तो इससे हम लोग संधि में बहुत हमें आसानी हो जाती है। स्वर संधि में भी, व्यंजन संधि में भी, विसर्ग संधि में भी इनकी आवश्यकता बहुत पड़ती है, और हमें छंद में भी इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। छंद में जब हम मात्राएं लगाते हैं, मात्राओं का ज्ञान करते हैं, तो ये वर्ण विन्यास हमें बहुत ही अधिक काम में आता है। एक और शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे देखो पृथक शब्द आ रहे हैं। पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग। अगर इसका हम वर्ण विन्यास करें तो देखो प में री आ रही है, तो इसका वर्ण विन्यास क्या होगा? प, री, थ, थम आ आएंगे तो थ। दोस्तों राइटिंग में अगर कोई समस्या हो, किसी को कोई समझ में नहीं आए, तो वो आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, या मेरे मोबाइल नंबर है उनसे भी पूछ सकता है। ये वर्ण विन्यास वाला टॉपिक कंप्लीट है। इसमें ज़्यादा बातें नहीं है, इसमें दो ही बात ध्यान रखिए कि व्यंजन और स्वर का। मैंने आपको बताया कि व्यंजन हमेशा आगे होता है और स्वर हमेशा पीछे होता है, तो इस बात को विशेष रूप से रखना है कि व्यंजन को हमें आगे रखें और स्वर को हम पीछे रखें। आधा जो व्यंजन होता है, अगर दो व्यंजन एक साथ जब मिले हुए होते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया क और र दोनों को मिलाकर के क बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर भी दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो ये भी संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पर भी दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसमें इतना ही। आगे मैं आपको और भी वीडियो जो डालूंगा उसमें आगे रीड के बारे में, संस्कृत के बारे में और आगे जानकारी लेकर के चलूँगा। फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, और उसमें भी आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से साहित्य के संबंधित में भी बात करूंगा। और मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष और वास्तु के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले भी मोबाइल नंबर बताए थे। मेरा मोबाइल नंबर है 9352226485, और दूसरा है 9460374334। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, आप इन पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप मेरे को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।